नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 19। इस अभ्यास में कुल 5 भाग दिए गए हैं, हम उन पर बात करते हैं। तो प्रथम ए वाले पार्ट में कहा गया है कि अधिक परावर्तकता वाले पिंड अल्प उत्सर्जक होते हैं। तो देखिए, जब भी ऊष्मा या प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो 3 घटनाएं होती है। या तो परावर्तन होता है, या अवशोषण होता है, या पारगमन होता है। तो संपूर्ण ऊर्जा जो है वो 3 भागों में बढ़ती है। परावर्तन होता है, अवशोषण होता है और पारगमन होता है। अब यहाँ ये कहा गया है कि अधिक परावर्तकता वाले पिंड, मतलब ये अपने ऊपर आने वाली ऊर्जा का अधिक मात्रा में परावर्तन कर देगा। अब यदि इसने परावर्तन ज्यादा कर दिया तो अवशोषण कम हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और पारगमन भी अगर होता भी होगा तो कम ही हुआ है। ठीक। अब अगर हम किरचॉफ का नियम देखें तो वो कहता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जो सतह ऊर्जा को अच्छी तरह से अवशोषित करेगी वो उसे अच्छी तरह से उत्सर्जित भी करेगी। अब आप देखिए कि अच्छा परावर्तक है तो अच्छा अवशोषक नहीं होगा। तो जो सतह अच्छी परावर्तक है वो अल्प अवशोषक होगी, मतलब वो ऊर्जा का कम मात्रा में अवशोषण करेगी। तो इस प्रकार यदि अवशोषण कम होगा तो उससे उत्सर्जन भी कम होगा। दूसरा है कपकपाती वाले दिन ठंड की ट्रे, लकड़ी की ट्रे की अपेक्षा पीतल का ग्लास कहीं अधिक शीतल प्रतीत होता है। ठंड के समय में हमने महसूस किया होगा कि धातुओं की सतह जो है वो ज्यादा ठंडी लगती है एज कंपेयर टू लकड़ी की सतह से। तो जैसे 2 ट्रे है हमारे पास, एक धातु की है, पीतल की है, और एक लकड़ी की है। हम यदि पीतल की ट्रे को हाथ लगाएंगे तो वो ज्यादा ठंडी प्रतीत होगी, लकड़ी की ट्रे को हाथ लगाएंगे तो वो कम होगी। ऐसा क्यों होगा? तो इसके पीछे ऊष्मा चालकता है। पीतल ऊष्मा की अच्छी चालक है। जब हम हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथ से ऊष्मा पीतल में आसानी से गमन करेगी, और जब शरीर की ऊष्मा कम पड़ेगी तो ठंडक का एहसास होगा। इसके विपरीत यदि हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। जब हम उसे हाथ लगाएंगे तो चूंकि कुचालक है इसलिए हमारे शरीर की ऊष्मा उसमें प्रवाहित नहीं के बराबर होगी। इस कारण से हमारे शरीर में ऊर्जा कम नहीं होगी और हमें कम ठंडी प्रतीत होगी। अब सी पार्ट पर बात करते हैं। कोई प्रकाशीय उत्तापमापी पायरोमीटर एक युक्ति होती है जो उच्च तापों को ज्ञात करने के काम में आती है, जिसका अंशांकन किसी आदर्श कृष्णिका के विकिरण के लिए किया गया है। खुले में रखे किसी लाल तप्त लोहे के टुकड़े का ताप काफी कम मापती है, परंतु जब उस लोहे के टुकड़े को भट्टी में रखते हैं तो वह ताप का सही मापन करती है। तो पायरोमीटर से संबंधित बात है, तो हम सबसे पहले पायरोमीटर को समझें कि उत्तापमापी होता क्या है। तो देखिए, उत्तापमापी एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आने वाले अवरक्त विकिरण को प्राप्त करके और उसकी तरंगदैर्घ्य के मान से उसको उत्पन्न करने वाली सतह के ताप की गणना कर लेती है। अर्थात जो विकिरण उसके ऊपर आता है उसकी तरंगदैर्घ्य की गणना करने के साथ में वह उसके तापमान के बारे में बता देती है कि यह विकिरण किस वस्तु से उत्पन्न हुआ है और उसका तापमान कितना है। अब यदि वस्तु भट्टी के अंदर रखी गई है तो भट्टी में चूंकि उच्च ताप है, वस्तु भी उच्च ताप पर है, तो उच्च ताप के वातावरण में उच्च ताप की यदि वस्तु रखी हुई है तो वह कृष्णिका की भांति व्यवहार करेगी, और जब कृष्णिका की भांति व्यवहार करेगी तो उससे उत्सर्जित होने वाला विकिरण जो होगा, ऊष्मीय विकिरण होगा, उसको स्टीफन ने इस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया है कि E बराबर सिग्मा T⁴, जहां ये उच्च ताप वाली वस्तु का तापमान है। तो ये विकिरण प्राप्त होगा, ये स्टीफन्स नियतांक कहलाता है सिग्मा। तो इसकी सहायता से हम उसका ताप की गणना करते हैं जब वो भट्टी के अंदर होती है या कृष्णिका की भांति व्यवहार करती है। परंतु जब उसी धातु के टुकड़े को भट्टी से बाहर निकाल कर रख देते हैं तो अब देखिए कि वातावरण में आने से उसकी ऊष्मा जो है अब विकिरित होने लगी, चारों ओर विकिरित होने लगी है। तो यहाँ पर जब समीकरण प्रयुक्त होगी वो होगी E बराबर E सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। ये E जो है ये एमिसिविटी यानी कि उत्सर्जकता कहलाती है, और इसका मान कृष्णिका के लिए 1 होता है, बाकी सभी के लिए 1 से कम होता है।
ये स्टीफन का नियतांक है, और ये उच्च ताप वाली वस्तु जो ऊष्मा उत्पन्न कर रही है उसका ताप है, और T0 वातावरण का ताप है। तो यदि अब इन दोनों समीकरण की तुलना करें तो आप देखिए कि ये वाला जो E है ये मान कम होगा इस E से। तो समीकरण 2 में जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं E, ये मान कम है और ये मान ज्यादा है। तो ये वाला विकिरण जब जाएगा उत्तापमापी पर तो वह सही ताप देगा, और ये वाला विकिरण चूंकि कम मात्रा में है इसलिए वह ताप भी कम ही दे पाएगा। तो इस कारण से हम भट्टी के अंदर अधिक ताप मापते हैं और वो अधिक सही ताप का मापन होता है। अब आइए हम लोग डी वाले भाग पर आते हैं कि बिना वातावरण के पृथ्वी की अशरणीय शीतल हो जाएगी। कल्पना करो कि वातावरण में कोई गैसें नहीं हो, यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल नहीं हो। तो अभी वायुमंडल क्या करता है कि रात के समय जब पृथ्वी अवरक्त किरणों का उत्सर्जन करती है तो पृथ्वी ठंडी होती है। वातावरण उसका एक अंश रोक लेता है, अवशोषित कर लेता है या परावर्तित कर देता है। अर्थात जितना अवरक्त विकिरण पृथ्वी उत्सर्जित करती है वह सारा का सारा विकिरण अंतरिक्ष में नहीं जाता और कुछ वातावरण के द्वारा रोक लिया जाता है। इससे क्या होता है कि पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी नहीं हो पाती। अब यदि वातावरण में सारी गैसें गायब हो जाए तो क्या होगा कि जितना विकिरण उत्पन्न होगा पृथ्वी जो उत्सर्जित करेगी वो सारा का सारा अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो पृथ्वी का विकिरण अंतरिक्ष में जाने से पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो यही कारण है कि ऐसे ग्रह, ऐसे उपग्रह जहां पर वायुमंडल नहीं है उनके तापमान सूर्यास्त के बाद में यानी कि रात्रि के समय में बहुत कम हो जाते हैं। डी पार्ट में कहते हैं कि भाप के परिचालन का पर आधारित तापन निकाय तप्त जल के परिचालन पर आधारित निकायों की अपेक्षा भवन को उष्ण बनाने में अधिक दक्ष होते हैं। क्या होता है कि ठंडे देशों के अंदर मकानों के अंदर पाइपलाइन डाली जाती है कमरों के अंदर दीवारों के साथ में, और उन पाइपलाइन के अंदर गर्म जल या भाप प्रवाहित की जाती है ताकि कमरे को गर्म रखा जा सके। तो गर्म जल को प्रवाहित करने से कमरा जितना गर्म होता है उसकी तुलना में भाप को प्रवाहित करने से जल्दी गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाप ज्यादा प्रभावशील है गर्म जल की तुलना में। तो इसका मूल कारण है कि जल से जब भाप बनती है तो गुप्त ऊष्मा के रूप में उसके पास अतिरिक्त ऊष्मा उपलब्ध होती है। तो जब भाप वापस जल में परिवर्तित होगी तो वह ऊष्मा को निकालती है, अर्थात भाप के पास में अधिक ऊष्मा होती है गर्म जल की तुलना में। तो घरों को उष्ण बनाने में भाप अधिक दक्ष होती है क्योंकि उसके पास में ऊष्मा की मात्रा ज्यादा होती है। धन्यवाद।